Okay, beta, let me start the today's topic, the pituitary gland. बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था कि जिनका एंटीरियर जो पार्ट होता है, जो एंटीरियर लॉब है और जो मिडिल लॉब है, उसको कंबाइनली हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, आगे बात समझ में। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर लॉब है, दैट इज द न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एंटीरियर लॉब है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था एफएसएच और एलएच। आज हम थर्ड हार्मोन लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। सॉरी, बेटा आज हम लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। और सोमेटोस्टैटिन। ओके बच्चों, ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है और इस हार्मोन के द्वारा हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स की ग्रोथ होती है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है। आगे बात समझ में। तो इसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो जब बच्चा बर्थ के बाद में जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो जो एडोलसेंस, जो 10-12 साल 15 साल की एज है, उस समय क्या है, हाइट बढ़ती है अपनी। तो गर्ल्स के अंदर 12-13 साल की एज में मैक्सिमम हाइट बढ़ जाती है, जबकि बॉयज में 15-16 साल तक हाइट बढ़ती है। मैक्सिमम 18 साल तक जो है 18 ईयर्स की एज तक हाइट इंक्रीज होती है। तो ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से पॉसिबल है। अब बच्चों, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर किसी बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो तो फिर उसकी जो लंबाई है वो कम रह जाती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, वो ठिन्ना रह जाता है। इस डिजीज को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। एंड इट causes due to the hyposecretion, the less secretion of the growth hormone। आगे बात समझने से इस बीमारी को कहते हैं ड्वार्फिज्म। अगर मान लो बच्चों ग्रोइंग एज के अंदर अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लग जाए, हाइपर सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस में बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से इस बीमारी को हम कहते हैं जिजांटिज्म। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जिजांटिज्म कहते हैं। जिजांटिज्म, इस डिजीज को हम कहते हैं ओवर सिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन के कारण से हाइट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। आगे बात में, हालांकि मैंने बताया आपको कि जो हाइट होती है वो जेनेटिक होती है, मतलब हेरिडिटिक होती है। आपके परिवार में अगर आपके मदर फादर की लंबाई अच्छी है, आपके दादा दादी की लंबाई अच्छी थी और आपके परिवार में लंबाई का गुण है, तो फिर आपकी लंबाई भी अच्छी रहेगी। तो ये हेरिडिटी का गुण है। आगे बात में, लेकिन एक एक्सेस में एक अबनॉर्मल हाइट बढ़ जाना, 6 फीट से और ज्यादा 7 फीट या 8 फीट, तो फिर वो ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन की वजह से होता है। और ये बहुत ही कम देखा गया है, मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं। आगे बात समझिए। दूसरी बात, अपने इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच और 5 फीट जो 10 इंच है वो एवरेज हाइट है, नॉर्मल हाइट है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है आपको इस हाइट की मिलेगी। आगे बात समझ में। फिर जिन जिन परिवारों में, जैसे कि अपन जो फैमिलीज हैं, कई फैमिलीज हैं, उनके अंदर देखते हैं कि लंबाई ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उनमें हेरिडिटी होता है हाइट का। मेरी खुद की फैमिली के अंदर जो हाइट है वो हेरिडिटी है, क्योंकि मेरे मदर फादर की लंबाई अच्छी है, मेरे दादाजी की लंबाई बहुत अच्छी थी, दादी जी की लंबाई अच्छी थी, हम बहन भाई भी लंबाई में ठीक है। लेकिन बच्चों जो फॉरेन कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो वहां पर क्या है कि जो नॉर्मल हाइट है वो 6 फीट है, 6.5। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है या जो अफ्रीका है, जो दूसरी कंट्रीज है, वहां पर जो नॉर्मल हाइट है वो 6 फीट या 6.5 फीट के आसपास है। तो वहां पर अधिकतर लड़के लड़कियां आपको लंबाई में ज्यादा लगेंगे। आगे बात, तो इस तरीके।
अच्छा बच्चों, अगर मान लो मैंने बताया कि मैक्सिमम 18 इयर्स की एज तक बॉयज के अंदर हाइट बढ़ती है और गर्ल्स के अंदर 14 इयर्स की एज तक, आगे बात नहीं। तो लेकिन अगर मान लो 18 इयर्स के बाद में, अगर जो ग्रोइंग एज है उसके बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगता है, तो उस कंडीशन में फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो अपनी फेशियल बोन्स हैं वो ग्रोथ कर जाएंगी, अपनी ये जो बोन है ये ग्रोथ कर जाएगी। तो इस तरीके से एक अजीब सा फुल्का सी आ जाएगी, है ना। तो इस बीमारी को हम कहते हैं एक्रोमीगेली। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एक्रोमीगेली। इस डिजीज को बेटा हम कहते हैं एक्रोमीगेली। दोबारा सुन लीजिए कि एडोलसेंस की एज के बाद में, 18 इयर्स की एज के बाद में यदि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने पर क्या होता है कि जो हाइट तो बढ़ती नहीं है, लेकिन जो फेशियल बोन्स हैं, ये बोन्स हैं, ये ग्रोथ कर जाती हैं। तो एक अजीब सा फेशियल स्ट्रक्चर बन जाता है इस पेशेंट का। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एक्रोमीगेली कहते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड एक्रोमीगेली। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों ग्रोथ हार्मोन का कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं टीएसएच। द नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये जो हार्मोन है ये हार्मोन इंड्यूस करता है, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के। आगे बात समझ। तो ये टीएसएस का नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं हम, फिफ्थ हार्मोन लेते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बच्चों, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को, महिलाओं के अंदर मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है, और लैक्टेशन, लैक्टेशन कहते हैं दूध स्त्रवण को, दूध सिक्रेशन को, मिल्क सिक्रेशन को। दोबारा सुन लीजिए, द प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजेस इन द फीमेल्स which stimulates the growth of mammary gland, which stimulates the production of the milk and the lactation. Milk secretion को ये induce करते हैं, stimulate करते हैं। Understood? सिक्स्थ लेते हैं ACTH। जो सिक्स्थ हार्मोन है वो है ACTH। इसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिको एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन क्या करता है? कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड को इट स्टिमुलेट्स द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रीनल हार्मोन। आगे बात समझिए। तो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। इसके बाद में लेते हैं बेटा हम, ये तो थे जो एंटीरियर लॉब है उससे हार्मोन निकलते हैं सारे, ठीक है ना। हालांकि बच्चों ये टॉपिक भी बड़ा वास्ट है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये बड़ा वास्ट है। तो जब आप 11th में आएंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड दोबारा से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और वो आराम से महीना भर चलता है, ठीक है ना। तो उसमें और कई सारे टॉपिक निकल के आते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बात समझ में। अब जो मिडिल लॉब है, जो बीच का लॉब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। आगे बात समझ में बच्चों, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के अंदर जो है मेलेनोसाइट, साइट जो वर्ड आता है ना CYTE, ये सेल के लिए आता है। तो हमारी स्किन के अंदर मेलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स के द्वारा मेलेनिन पिगमेंट्स बनते हैं या मेलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मेलेनिन MELANIN, मेलेनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। अगर किसी की स्किन में मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा है तो फिर जो स्किन है वो डार्क होगी, सांवला या काला रंग होगा, क्योंकि मेलेनिन जो होता है वो सनलाइट से रिएक्शन, आप जितना ज्यादा एक्सपोजर में रहोगे सनलाइट के तो उतना ही ज्यादा मेलेनिन का रिएक्शन सनलाइट से होगा, और जो हमारा कलर है, हमारी जो स्किन कलर है वो डार्क होता चला जाता है। आगे बात समझ में, जिन व्यक्तियों में मेलेनिन का अमाउंट, पिगमेंट का अमाउंट कम होता है स्किन के अंदर, तो फिर उनका रंग भी क्या होता है, गोरा हो जाता है, वो फेयर कलर वाला है। आगे बात समझ में, तो जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है मेलेनिन पिगमेंट्स के डिस्पर्जन के लिए, और उसके जो है उसको कंट्रोल करता है। मेलेनिन पिगमेंट्स को कौन कंट्रोल करते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड बेटा? तो ये जो मिडिल लॉब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर लॉब है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर लॉब है, उसके अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं बेटा। ये दो हार्मोन बनते तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब में और रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इन दो हार्मोन को हम डिस्कस करते हैं बेटा। 8 ले लेते हैं हम। इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है बेटा? तो ये ऑक्सीटोसिन बनता हाइपोथैलेमस में, दिस इज ए न्यूरो हार्मोन, ओके, और एंड इट stored in the posterior lobe of the pituitary gland and releases from the pituitary gland। आगे बात समझ में बच्चों, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं बेटा? बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन, ओके। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब क्यों कहते हैं ऐसा, वो सुन लीजिए आप बच्चों। जब एक महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, और आपको पता है कि जो वुमन के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है, जो प्रसव काल है, जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है, या मैं ऐसे कहूँ 270 डेज का होता है, 280 डेज का होता है। तो जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, तब क्या होता है, जो फीटस है, यूट्रस में जो बच्चा होता है उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और वो रेडी होता है बाहर निकलने के लिए, तो उस समय कुछ इंपल्सेस जाते हैं फीटस के द्वारा ब्रेन में। आगे बात समझ में, तो ब्रेन से वापस ऑर्डर इंपल्स आते हैं, जिससे क्या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने से जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, जो यूटेराइन मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन है, वो एकदम इंटेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा तेज जो है कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो एक लेबर पेन होता है महिला के अंदर, और उससे क्या होता है, बच्चे को धक्का लगता है, पुश लगता है, और क्या होता है, बच्चा अपनी बॉडी, मदर की बॉडी से, यूट्रस से बाहर एक्सपेल हो जाता है। आगे बात समझ में, तो इस कारण से ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद में महिला के जो मेमोरी ग्लैंड में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब बच्चा दूध पीता है तो मिल्क का सिक्रेशन भी होने लग जाता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क का क्या होता है? माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्शन होता है। तो इसलिए इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन के बारे में। और एक और लेता हूं बेटा मैं, 9th जो हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन।
क्या नाम है बेटा? वैसोप्रेसिन। और इसका दूसरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और इसे हम ADHD कहते हैं। आगे बात समझ में? अब सुनिए आप, ये जब रिलीज होता है तो ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो ये यूरिन के रिलीज को कंट्रोल करता है, कम करता है। आगे बात समझ में? ADH क्या करता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो ADH के द्वारा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो फिल्ट्रेट बना है उसमें से मिनरल्स का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या करता है, दोबारा सुनिए, कि जो ADH हार्मोन है ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा जो फिल्ट्रेट है उसके उस फिल्ट्रेट में से वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है। आगे बात उसके रीएब्जॉर्प्शन को 10 मिनट में अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ये तो CBSE स्कूल के अंदर उनके कोर्स के करिकुलम में एंड तो अपन को हार्मोन, उनके फंक्शन और उनके डेफिशिएंसी, उनके ओवर सिक्रेशन और उनके हाइपो सिक्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा? तो ADH का काम क्या है कि नेफ्रॉन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें अगेन एंड अगेन वाटर और मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है जिससे बॉडी से कम वाटर का लॉस होता है। आगे बात समझ में? अगर बच्चों मान लो ADH हार्मोन निकलना बंद हो जाए, अगर ADH हार्मोन निकलना बंद हो जाए या कम सिक्रेशन हो तो इससे एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम है बेटा? डायबिटीज इंसिपिडस। ये उस डायबिटीज से थोड़ी अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस के कारण से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको रेगुलर इंटरवल में बार बार यूरिन आता है, पेशाब रिलीज होता है। आगे बात समझ में? तो थोड़े थोड़े समय के बाद में बार बार उसको टॉयलेट आता रहता है, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अच्छा, ADH का जो सेकंड नेम है वो वैसोप्रेसिन भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ। वैसो का मतलब होता है वेसल और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेस करना। तो इस हार्मोन की वजह से जो ब्लड वेसल्स है उनकी प्रेसिंग होती है, जिससे क्या है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ब्लड प्रेशर को राइज भी करता है ये हार्मोन, और इसके अलावा यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल भी करता है, उसको रिलीज होने से रोकता भी है, जिससे क्या है, वाटर का लॉस बॉडी से कम हो। अंडरस्टूड? तो ये बेटा सभी को मैं बता दूं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट था, और मैं समझता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बात समझ में? इंटरेस्टिंग है, मजेदार टॉपिक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें NCERT में बेटा दी भी नहीं होगी, लेकिन अपनी ड्यूटी ये बनती है कि अपन उन टॉपिक्स को अच्छे से करें। इसलिए मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कराऊं। और आपको अधिकतर बच्चे मेरे से पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, क्या जिससे क्या है कि आपका कंसेप्ट कहीं भी जो है कमजोर ना रहे। थर्ड लेते हैं हम पीनियल ग्लैंड। आपको पता ही है बच्चों, पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। मैंने ब्रेन पढ़ाया था आपको कि ब्रेन में जो डाईएनसेफेलॉन का एक पार्ट है एपिथैलेमस, तो एपिथैलेमस के बैक पार्ट में क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और ये पीनियल ग्लैंड जो है इसके द्वारा मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, और ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करता है, हमारी बॉडी की रिदम को सेट करता है, हमारे सोने और जागने के जो टाइम टेबल को सेट करता है ये, और सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। दोबारा सुन लीजिए, जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये हमारी शरीर की क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी रिदम को, हमारे सोने जागने उठने बैठने इन सब के टाइम टेबल को ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। आगे बात समझ में? फोर्थ ग्लैंड लेते हैं बच्चों हम थायराइड ग्लैंड। क्या लेते हैं? थायराइड ग्लैंड। ओके,
तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की दृष्टि से मैं बात करूं, वैसे तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है और सेकंड लार्जेस्ट पेनक्रियाज है, लेकिन अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड आती है वो है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट में पाई जाती है, आगे बात समझ में, और हमारे लैरिंक्स के दोनों ओर ये एच शेप होती है। ये क्या होती है? लैरिंक्स के दोनों ओर एच शेप होती है, ट्रेकिया के इनिशियल पार्ट में पाई जाती है और एच शेप्ड ग्लैंड होती है, आगे बात समझ में। और इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन, सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। ये ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को, फैट के डिकम्पोजिशन को ये रेगुलेट करता है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से तो ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका कंटेंट है आयोडीन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उनका कंटेंट है आयोडीन, इसलिए बच्चों हमारे खाने के नमक में आयोडीन होना बहुत, जो आयोडीन है वो हमारे खाने के नमक में होना बहुत जरूरी है बच्चों। और इससे क्या होगा कि आयोडीन पूरी मात्रा में मिलेगा तो थायरॉक्सिन के बनने में आसानी है, आगे बात समझ में। तो जब बच्चों की अगर मैं बात करूं तो शुरू से ही क्या, अगर किसी में बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सही से रिलीज होता है तो बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही से होती है, क्योंकि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन सही चलेगी तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल ओके रहेगा, आगे बात समझ में। तो अब थोड़ा सा और एडिशनल लेते हैं। जनरली जो हम खाने का नमक काम में लेते हैं ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, ठीक है, इससे हमें आयोडीन तो मिलता है, लेकिन आजकल आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर की बीमारियां आम बात हो गई है, डायबिटीज आम बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर वगैरह का कारण ये हो गया कि हमारी डाइट नहीं अच्छी है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से, हालांकि मैं खुद अभी तक फॉलो नहीं कर पाया हूँ क्योंकि पूरे घर को चेंज करना एक अलग बात हो जाती है। हमें खाने में सेंधा नमक लेना चाहिए, हमारी जो डाइट है उस डाइट के अंदर, हमारे भोजन के अंदर हमें सेंधा नमक इंक्लूड करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड प्रेशर ओके रहेगा, इससे हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी। ये चीज आप अपने घरों में भी बताना और हो सके अपनी फूड डाइट में सेंधे नमक को इंक्लूड करना। जो NaCl है, जो सिंपल नमक है, उसकी जगह सब्जियों में सेंधा नमक आप काम में लीजिए तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर ओके रहेगा, आगे बात समझिए। तो ये है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कंपोनेंट क्या है? आयोडीन है। अब बच्चों बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के कम निकलने से। तो बच्चों जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनके खाने के अंदर, उनकी डाइट के अंदर कई बार आयोडीन की कमी आ जाती है। तो बच्चों में आयोडीन की कमी आने से क्या होता है कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल हो जाती है, ये सूजन में आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, आगे बात समझ में। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉइटर, ठीक है। आयोडीन की कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। और इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ऐसे बच्चों का मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है सही से, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सही से नहीं हो पाती है और जो बच्चा है वो मंद बुद्धि रह जाता है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन के हाइपो सिक्रेशन। हाइपो मतलब लेस। अगर किसी बच्चे में थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकले, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज कम हो, कम सिक्रेशन हो या थायरॉक्सिन हार्मोन कम बने तो बच्चों के अंदर एक डिजीज हो जाती है। इस डिजीज को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म की वजह से क्या होता है बच्चों? बच्चों की बात करूं, क्रेटिनिज्म की वजह से क्या होगा? बच्चों का मानसिक विकास सही नहीं होगा, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही नहीं रहेगी, ठीक है ना। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरीके से नहीं होगा और बच्चों का ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा, बच्चों की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगी, बच्चा आलसी सा रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है। तो बच्चों में, हाँ, तो बच्चों में इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसके अलावा बच्चों यही सेम कंडीशन अगर बड़ों में हो तो बड़ों में इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? मिक्सोडीमा कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं, ठीक है ना। अगर जो एडल्ट पर्सन हैं, एडल्ट पर्सन के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड कहते हैं ना, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। अब थायराइड में भी दो कंडीशन है, एक तो हाइपोसिक्रेशन और एक है हाइपर सिक्रेशन।
तो अगर किसी बड़े एडल्ट के अंदर अगर हाइपोसिक्रेशन हो, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकले तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति कुछ खाएगा तो पूरा तरीके से कंजप्शन नहीं होगा, उसका कंज्यूम नहीं होगा पूरी तरीके से, तो क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो बॉडी फुल हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, ओबेसिटी आने लग जाएगी, पेट बाहर आने लग जाएगा, व्यक्ति में आलसीपन सा रहेगा, सुस्ती सी रहेगी, एक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोएडिमा कहते हैं। अब बच्चों लास्ट एक डिजीज और है, फिर इस टॉपिक को आज यही खत्म करते हैं। एक और डिजीज है, उसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। क्या नाम है, ग्रेव्स डिजीज और एक्सोथेल्मिया। ग्रेव्स डिजीज या एक्सोथेल्मिया क्या है, ध्यान से सुनिए। जब बड़ों के अंदर थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रेशन होता है, ज्यादा सिक्रेशन होता है, तब क्या होगा, बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक जो रेट है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ब्रीथिंग बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन की ग्रोथ हाई हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सब कुछ हाई चलने लगेगा जब हाइपर सिक्रेशन होगा। और व्यक्ति जो भी कुछ खाएगा तो वो क्या होगा, फटाफट कंज्यूम हो जाएगा, जो भी वो फूड लेगा उसका कंजप्शन जल्दी हो जाएगा, एक्सेसिव कंजप्शन होगा, जिससे जो बॉडी है वो एकदम दुबला होना शुरू हो जाएगा, जो व्यक्ति है वो एकदम थिननेस आने लग जाएगी उसमें, उसकी आंखें ऐसे बाहर से आने लग जाएंगी। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं और एक्सोथेल्मिया कहते हैं। तो बच्चों हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन थायरोक्सिन हार्मोन का दोनों ही हार्मफुल है ह्यूमन की बॉडी के लिए। आगे बात समझ, दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है, एक बैलेंस कंडीशन में थायरोक्सिन का रिलीज होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो बेटा हम आज के टॉपिक को यही ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टुडेज क्लास।